हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अभी तक जो जो हमने पढ़ा है। जैसा कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब ये है कि विद ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो इसके इस डेफिनेशन के हिसाब से, बल्कि ये डेफिनेशन कहना गलत है, ये जो जनरल भाषा में हम मानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो ये है कि कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिससे कि एक राइट का पता लगता है, जो कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन सेक्शन 13 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है वो ये बताता है कि जो भी हम इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे वो केवल 3 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। पहला होगा आपका प्रॉमिस नोट, दूसरा होगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा होगा चेक। केवल 3 ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 4 में प्रॉमिस नोट की डेफिनेशन थी, पूरी की पूरी रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज की थी, सेक्शन 6 में हमारी चेक की थी। तो जो भी हम केस स्टडी वगैरह पढ़ते हैं वो तीनों जगह एडिटिव एप्लीकेबल है। वो हमारी प्रैक्टिस रहती है कि ज़्यादातर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में केस स्टडी पढ़ते हैं कि एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और उसके बाद ये जेड को दे दिया। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हम लोग पैदा करते हैं तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि एक आदमी खुद ही अपने ऊपर प्रॉमिसरी नोट लिखता है, अब वो वचन देता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि वो उसे एक पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट कर देगा। इसके बाद हमने पढ़ा, चेक में भी पढ़ा था, ट्रंकेटेड चेक है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, एक्सेप्टेंस पढ़ी। एक्सेप्टेंस जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की ही ज़रूरी है, प्रॉमिस नोट की एक्सेप्टेंस होती नहीं है। और चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है लेकिन उसकी भी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शेफाली कह रही हैं कि आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अब बताइए कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, या अभी भी लो आ रही है? अभी अब वॉइस क्लियर है, वॉइस ठीक आ रही है या अभी भी लो आ रही है? चलिए, तो इसके बाद हम लोगों ने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा। एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरी होती है, प्रॉमिसरी नोट की भी ज़रूरी नहीं है एक्सेप्टेंस, और ना ही चेक की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस कितने तरह की होती है, जल्दी से मुझे बच्चे बताएंगे कि एक्सेप्टेंस कितने तरह की होती है? जल्दी से जवाब दीजिए, एक्सेप्टेंस कितने तरह की होती है? तो जवाब है 2 तरह की होती है। कौन कौन सी एक्सेप्टेंस होती है, जल्दी से बताइए मुझे कि किस किस तरह की एक्सेप्टेंस होती है। जल्दी से बताइए किस किस तरह की एक्सेप्टेंस होती है। एक होती है जनरल एक्सेप्टेंस और एक होती है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? जब ड्रॉई जो कि एक्सेप्टेंस करने के बाद एक्सेप्टर बन जाता है, तो जबकि ड्रॉई एज इट इज विदाउट एनी रिजर्वेशन, विदाउट एनी एडिशनल कंडीशन अटैच्ड, एज इट इज जो भी ड्रॉअर का ऑर्डर होगा वो उसे एज इट इज स्वीकार करेगा और एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसे जनरल एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं कि अगर ड्रॉई अपनी तरफ से कुछ भी चेंजेस लाता है एक्सेप्ट करते हुए तो उसे कहा जाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वैलिड होती है, जैसा मैंने आपको बताया भी था अंतर, कि जिस समय आप प्रॉमिस नोट बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे तो उस समय कंडीशनल नहीं लिख सकते हैं। अगर कंडीशनल लिखेंगे तो वो वाइड हो जाता है, लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकती है, वो वाइड नहीं होती है। केवल कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? जिस पार्टी ने भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस स्वीकार की तो बिना प्रायर पार्टी से पूछे हुए, विदाउट एनी बिना प्रायर पार्टी कंसेंट लिए हुए, तो उस केस में जिस प्रायर पार्टी की भी आप कंसेंट नहीं लेंगे तो वो पार्टी अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर बाद में पता लगता है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है बाय नॉन पेमेंट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट केवल बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिस नोट के ऊपर ही लगता है। होल्डर के बारे में भी बात की थी। 3 तरह के होल्डर होते हैं। सिंपली आप होल्डर होंगे या होल्डर फॉर कंसिडरेशन होगा
या होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। हमारे यहाँ केवल दो ही तरह के होल्डर का जिक्र है, एक तो सिंपल होल्डर और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स। जब भी हम केस स्टडी को सोल्व करेंगे तो किसी भी होल्डर के राइट आपसे पूछे जाते हैं। जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, प्रॉमिस नोट डिसऑनर हो जाता है, तो ये पूछा जाता है कि जो भी होल्डर है इस समय उसके क्या राइट्स हैं। तो हमेशा उस होल्डर को हमें क्या मानना है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ही ट्रीट करना है, कुछ और ट्रीट नहीं करना, सिंपल होल्डर ट्रीट नहीं करना। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास राइट होते हैं कि वो किसी भी प्रायर पार्टी से अपने अमाउंट को रिकवर कर सकती है। और अगर आप सिंपल होल्डर हैं तो होल्डर के पास जो राइट्स होते हैं वो इमीडिएट ट्रांसफरर से रिकवर हो सकता है, या जो उसकी मेन पार्टी है प्राइमरली लायबल पार्टी इंस्ट्रूमेंट की, उससे रिकवर हो सकता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट में प्राइमरली लायबल पार्टी मेकर ही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर नॉन एक्सेप्टेड है बिल ऑफ एक्सचेंज तो प्राइमरली लायबल पार्टी ड्रोअर होता है, और अगर एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज है तो प्राइमरली लायबल पार्टी कौन होता है, ड्रोई होता है। तो अगर सिंपल होल्डर है तो होल्डर इमीडिएट ट्रांसफर से और जो भी प्राइमरी लायबल पार्टी उससे रिकवर कर सकता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास से एक बार अगर होके गुजर जाए इंस्ट्रूमेंट तो उसके जो प्रायर डिफेक्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन डिफेक्ट और मतलब डिफेक्टिव टाइटल और नो टाइटल में अंतर होता है, यानी कि अगर पहले नो टाइटल वाला केस है तो उस नो टाइटल वाला केस होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आने के बाद भी वो टाइटल में नहीं बदल सकता। और वो कब होता है, फोर्जरी। फोर्जरी कहते हैं हम रॉन्ग सिग्नेचर को। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। आज हम नए टॉपिक के साथ आते हैं, मैच्योरिटी ऑफ ए बिल। मैच्योरिटी ऑफ ए बिल बहुत ही इजी टॉपिक है और हम सब लोग उसमें अकाउंट्स के उसमें भी करते हैं। जब बिल ऑफ एक्सचेंज आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है तो मैच्योरिटी निकालते हैं हम। तो ये सामने आपके टॉपिक है, मैच्योरिटी ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, मैच्योरिटी ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, मैच्योरिटी ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। देखिए मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी का मतलब है कब ड्यू हो रहा है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कब ड्यू हो रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके के होते हैं जल्दी से बताइए। अगर हम टाइम के आधार पर बात करें तो कितने तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जल्दी से बताइए कि टाइम के आधार पर अगर बात करें तो कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो होते हैं दो। कौन कौन से दो होते हैं जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए। एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक होता है टाइम इंस्ट्रूमेंट और एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एक होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, जिस समय भी ड्रोअर ड्रोई के ऊपर लिख रहा है, सपोज कीजिए ए एक ड्रोअर है, ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है बी के ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है बी के ऊपर, और जिस दिन वो लिख रहा है वो तारीख है 1 जून। बिल ऑफ एक्सचेंज ए जो है बी के ऊपर लिख रहा है और जिस दिन ए बी के ऊपर लिख रहा है उस दिन तारीख है 1 जून, और वो 3 मंथ का लिखता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जल्दी से बताइए, सोचिए बच्चे कि इसका क्या मतलब होता है कि 1 जून को अगर ए बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है बी के ऊपर लिख रहा है 3 मंथ का लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 जून से 3 महीने बाद ये ड्यू होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के भी जोड़े जाते हैं, मालूम है आपको, 3 डेज ऑफ ग्रेस के भी जोड़े जाते हैं, तब जाके इसकी ड्यू डेट आएगी। यानी कि ड्यू डेट जो आएगी 1 जून से 1 महीना 1 जुलाई, 2 महीना 1 अगस्त और 3 महीना 1 सितंबर, 1 सितंबर और 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस यानी कि 4 सितंबर इसकी क्या आएगी, ड्यू डेट आएगी। लेकिन आपको क्या पता है कि डेट ऑफ ग्रेस हमेशा जोड़े जाते हैं या केवल कुछ सिलेक्टेड केस में ही जोड़े जाते हैं, जल्दी से सोच के बताइए कि डेज ऑफ ग्रेस ऑलवेज ही ऐड किया जाएगा या कुछ सिलेक्टेड केस में ही ऐड किया जाएगा। इसका जवाब जल्दी से सोच के बताइए सभी बच्चे, जल्दी से सोच के बताइए सभी बच्चे कि डेज ऑफ ग्रेस ऑलवेज ऐड किए जाते हैं या कभी कभी ऐड किए जाते हैं। जल्दी से बताइए कि डेज ऑफ ग्रेस
ऑलवेज ऐड किए जाते हैं या कभी कभी ऐड किए जाते हैं? आंसर ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही तो हो जाएगा, लेकिन जवाब तो दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए कि डेज ऑफ ग्रेस ऑलवेज ऐड होंगे या कभी कभी ऐड होंगे। देखिए जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर ऑलवेज डेज ऑफ ग्रेस जोड़े जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमें गलत पता है कि ऑलवेज डेज ऑफ ग्रेस जोड़े जाते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा तो ही 3 डेज के ग्रेस डेज जोड़े जाएंगे। अगर डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा तो उस केस में 3 दिन जो ग्रेस डेज हैं वो ऐड नहीं होंगे। हमें लेकिन ये पता होता है कि 3 दिन हमेशा डेज ऑफ ग्रेस के जोड़े जाते हैं, तो ये चीज़ गलत पता है। केवल 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के तभी जोड़े जाएंगे अगर हमारे पास टाइम इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट अगर होगा तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के नहीं जोड़े जाएंगे। चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है तो इस वजह से उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के नहीं जोड़े जाते। लेकिन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। अगर वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हैं तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के जोड़े जाएंगे, और अगर वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के नहीं जोड़े जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चे बताएंगे मुझे आंसर भेज के कि सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, कि कब डेज ऑफ ग्रेस के जोड़े जाते हैं और कब डेज ऑफ ग्रेस नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको कि जब हमें ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी तो चाहे प्रॉमिस नोट है टाइम इंस्ट्रूमेंट, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है टाइम इंस्ट्रूमेंट, तो वो टाइम किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। जैसे मेरे अपने एग्जाम्पल में फ़िलहाल मैंने डेट से 3 महीने बाद लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि 30 डेज बाद लूँ मैं, 15 डेज बाद लूँ मैं। तो लो में कहीं पर भी आप ये मत समझिएगा कि 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, यानी कि अगर डेज हैं तो आपको डेज में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर मंथ है तो मंथ में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जब भी मंथ है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी मंथ का लिखा हुआ है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग डेट उस मंथ की क्या है। अगर आपने 1 जून का लिखा हुआ है और 3 महीने का लिखा हुआ है तो 1 सितंबर भी होती है। लेकिन सपोज कीजिए आपने लिखा हुआ है 30 जनवरी का, 30 जनवरी का लिखा हुआ है, अरे 1 महीने का लिखा हुआ है, 1 मंथ का आपने बिल ऑफ एक्सचेंज या आपने प्रॉमिस नोट लिखा हुआ है, 1 मंथ का लिखा हुआ है 30 जनवरी को, तो 30 फरवरी नहीं होती है। तो अगर उस महीने में, जिस महीने को भी ड्यू हो रहा है, अगर उस महीने में कोरस्पॉन्डिंग डेट नहीं होती है तो उस महीने की लास्ट डेट को ड्यू माना जाएगा। 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के तो हमेशा ही जोड़ेंगे, वो आप अलग से जोड़िएगा। लेकिन मैं 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अगर उस महीने में वो कोरस्पॉन्डिंग डेट नहीं है जिस महीने में आपने लिखा हुआ है, जिस डेट को आपने लिखा हुआ है, तो आपको ड्यू वाले मंथ में लास्ट डेट को ये मानना है, प्लस 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के जो जोड़ने हैं। लेकिन अगर आपने सपोज कीजिए 31 जनवरी को लिखा और 30 दिन के लिए लिखा तो 30 फरवरी तो वहाँ पर होती नहीं है, तो वो 30 दिन आपके 1 या 2 मार्च में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो ख़त्म होंगे। तो फिर वो वाली मार्च आएगी जिस मार्च को भी 30 दिन ख़त्म हो रहे हैं, और उसमें फिर 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के ऐड होंगे। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है या नहीं है कि हमें जो टाइम है, मैच्योरिटी है, वो इंस्ट्रूमेंट की कैसे निकालनी है, मंथ कैसे गिनने हैं, डेज कैसे गिनने हैं। मंथ है तो कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ही देखना पड़ेगा, डेज है तो एग्जैक्टली आपको एक एक दिन करके उसे काउंट करना पड़ेगा। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाए, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाए जिस दिन भी ड्यू हो रहा है, तो उससे पहले वाली जो डेट है वर्किंग डे की, तो वो वाली डेट आपकी ड्यू मानी जाएगी। सपोज कीजिए कि महीने गिन गिन के आपके कोई डेट आ रही है 23 जनवरी, और 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के जोड़ेंगे तो 26 जनवरी आ गई, तो ये पब्लिक हॉलीडे है। तो ये पब्लिक हॉलीडे अगर पड़ जाता है तो 25 जनवरी को ये ड्यू माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ड्यू डेट ऐसी डेट पर आ रहा है जहां पर इमरजेंसी में हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ गया,
तो उस केस में जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा तो उस डेट पर ये इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाएगा, ड्यू माना जाएगा। अगर पहले से ही पता है कि जो ड्यू डेट है वो एक पब्लिक हॉलीडे वाली ड्यू डेट आ रही है तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे माना जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी में कोई एकदम अचानक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ गया तो उसमें नेक्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे को हम क्या मानेंगे, ड्यू डेट मानेंगे। फटाफट देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, जल्दी से देखिएगा। मैच्योरिटी ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द मैच्योरिटी ऑफ ए प्रॉमिस नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू। मैच्योरिटी का मतलब क्या है, प्रॉमिस नोट बिल ऑफ एक्सचेंज की जिस दिन वो ड्यू हो रहा है। डेट ऑफ ग्रेस, एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ ग्रेस। यानी कि हर एक इंस्ट्रूमेंट जो अदरवाइज पेबल ऑन डिमांड है, एवरी इंस्ट्रूमेंट जो अदरवाइज पेबल ऑन डिमांड है वो उसमें 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस पे जोड़े आते हैं। इसका मतलब है एवरी इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल ऑन टाइम इज एंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ ग्रेस। क्योंकि दो ही तरह के होते हैं हमारे पास, या तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा या हमारे पास टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो अदरवाइज देन ऑन डिमांड है उसमें 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के ऐड किए जाते हैं। तो इसका मतलब है टाइम इंस्ट्रूमेंट में 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के ऐड किए जाते हैं, ना कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट में। अब ये सिखाया जा रहा है आपको कि कैलकुलेट कैसे होगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैंने बता ही दिया आपको, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं यहां से। द डेट ऑफ मैच्योरिटी इन वेरियस केसेज इज कैलकुलेटेड एज अंडर in case of a bill or not payable on a specified day, in case of a bill or not payable on a specified day। अगर आप कोई पर्टिकुलर डे ही रख देते हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में 1 जून को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया था, 3 months आफ्टर द डेट आपने बताया था। आप 1 जून को लिखते हुए आप ये ना बता के 3 months आफ्टर द डेट आप ये बता सकते हैं कि 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर बता सकते हैं। तो एक स्पेसिफाइड डे ही अगर बता दिया तो उस केस में वो स्पेसिफाइड डे प्लस 3 days आपके डेट ऑफ ग्रेस के ऐड होंगे, क्योंकि अगर आप स्पेसिफाइड डे बताते हैं तो वो भी एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है। इन केस ऑफ ए बिल और नॉट पेबल ऑन स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ आफ्टर डेट, जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया था, तो 3rd day आफ्टर date on which the period of bill or note shall expire, the period shall expire on that of the month which corresponds with the day on which the bill is dated. If the month in which the period terminates has no corresponding day, the period shall be deemed to expire on the last day of such a month. Is it clear to all of you? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? इन केस द डे ऑन विच ए नोट और बिल इज एट मैच्योरिटी इज ए पब्लिक हॉलीडे, यानी कि 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के जोड़ने के बाद अगर मैच्योरिटी जो पड़ रही है वो हमारी पड़ रही है एक ऐसे दिन जो कि पब्लिक हॉलीडे है, तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला दिन। और अगर कोई मैच्योरिटी डेट ऐसी पड़ रही है जो कि इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर की गई है, इन केस द डे ऑन विच ए नोट और बिल इज एट मैच्योरिटी इज एन इमरजेंसी अनफोर्सिन पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट फॉलोइंग बिजनेस डे, यानी कि अगले वाला जो भी मैच्योरिटी की डेट से अगला दिन है, बिजनेस डे हो सकता है मैच्योरिटी की डेट जिस दिन हो उससे अगले वाला दिन भी पब्लिक हॉलीडे हो, तो फिर हम उससे अगले वाला देखेंगे। यानी कि जो भी मैच्योरिटी की डेट से अगला बिजनेस डे आएगा उस डेट को मैच्योरिटी डेट फॉल करेगी। नोट में ये चीज लिखी हुई है कि कौन सा डे इंक्लूड नहीं होगा। जैसे 1 जून को हमने 3 महीने के लिए लिखा है, तो जिस दिन भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिस नोट को लिखते हैं वो दिन जब हम 3 महीने काउंट होंगे तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। द डे ऑन विच द बिल नॉट ड्रॉन और प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस साइट और द डे ऑन विच द इवेंट हैपेंड मस्ट बी एक्सक्लूडेड, तो वो दिन आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब आप मैच्योरिटी की डेट निकाल रहे होंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये फटाफट कीजिए, फिर मैं इसे चेक कराता हूं। जल्दी से निकालिए इसका आंसर। टोटल
10 बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, डेट ऑफ ड्रॉ दे रखी है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दे रखी है और पे बिल की टर्म्स दे रखी हैं। तो जल्दी से इसकी मैच्योरिटी डेट निकालिएगा, फिर मैं आपको कराता हूं इसे। चलिए, सभी बच्चों ने एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, अब मैं चेक करा देता हूं। फाइंड आउट द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल। बिल नंबर 1 है, डेट ऑफ ड्रॉइंग है 31 जनवरी 98, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 2 फरवरी 98, 1 मंथ आफ्टर डेट। ये बताइए कि पहले वाले बिल में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की कोई भी ज़रूरत है क्या हमें मैच्योरिटी डेट निकालते वक्त, क्योंकि कुछ बिल्स में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी मैच्योरिटी डेट निकालते वक्त। वो कौन से बिल में पड़ती है? जो आफ्टर साइट बिल लिखे हुए होते हैं। आफ्टर साइट का मतलब होता है कि पहले आप एक्सेप्ट करा लीजिए और उसके बाद फिर मैच्योरिटी डेट निकलेगी। जितने भी महीने, जितने भी डेज लिख रखे होंगे पे बिल के लिए, तो वो एक्सेप्टेंस की डेट से काउंट होंगे, ना कि डेट ऑफ ड्राइंग से काउंट होंगे। लेकिन पहला वाला जो बिल है उसमें एज सच कुछ नहीं है कि वो आफ्टर साइट है, क्या है। ये एक सिंपल टाइम इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें डेट ऑफ ड्राइंग से ही काउंट होंगे 1 मंथ आफ्टर डेट। तो 31 जनवरी 98, 31 जनवरी 98 एक महीना जोड़ेंगे तो इसमें 31 फरवरी आती है, लेकिन 31 फरवरी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो अगर जिस महीने में भी वो ड्यू हो रहा है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग डेट नहीं होती है, तो नियम ये है कि उस मंथ की लास्ट डेट को माना जाएगा। तो 98 में जो है 29 फरवरी 28 फरवरी जैसा भी केस होगा वो होगा। अब प्लस 3 दिन उसमें डेट ऑफ ग्रेस के जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 मार्च 98। पहले वाले बिल की जो ड्यू डेट पड़ेगी 3 मार्च पड़ेगी। और ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में, अभी मैं दिखलाऊंगा भी आपको। जो सेकंड वाला बिल है 29 जनवरी 98 है, 30 डेज आफ्टर ड्यू डेट। यहाँ पर डेज लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर डेज लिखा हुआ है तो उसमें हमें एक एक दिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 29 जनवरी 98, 29 जनवरी 98, 29 जनवरी को तो आप छोड़ दीजिए, जो मैंने नियम बताए हैं, रूल बताए हैं, उसमें डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जहाँ से भी आपको डेट गिनने हैं पे बिल वाले, तो वो दिन तो छोड़ना पड़ेगा। तो पहला दिन हो जाएगा इसमें 30 और दूसरा दिन हो जाएगा 31। तो जनवरी तो ये खत्म हो जाएगी। 28 डेज जो हैं वो आएंगे फरवरी के। प्लीज मुझे बताइए कि 1998 में 28 दिनों की फरवरी रही होगी या 29 डेज की फरवरी रही होगी? जल्दी से बताइए, 98 में 28 दिनों की फरवरी है या हमारी 29 दिनों की फरवरी है? तो सैफाली का जवाब आ रहा है 29 डेज की है। 4 से कट रहा है, जैसा नियम है कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए तो वहाँ 29 फरवरी, वहाँ पे 29 दिनों की फरवरी है। क्योंकि अगर 29 दिनों की फरवरी है तो जो 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस के जोड़ेंगे तो पहला दिन हो जाएगा 29 फरवरी, फिर 1 मार्च, फिर 2 मार्च। तो यहाँ पर आ जाएगी 2 मार्च। मैंने इसे 4 से डिवाइड करके नहीं देखा है, लेकिन अगर ये 29 दिनों की फरवरी है 2 मार्च आएगी ड्यू डेट, और अगर ये 28 दिनों की फरवरी है तो उस केस में 3 मार्च आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है? सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है? 98 को, क्योंकि अभी आप ही आपस में लड़ रहे हैं कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो एक बार देख लेते हैं इसे कि 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर 3 मार्च आएगी, क्योंकि 1998 में फरवरी रही होगी 28 डेज की। इज इट क्लियर? ये चीज़ जरूर चेक कर लीजिएगा जहाँ पर भी दिनों की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि एक एक दिन से फर्क पड़ जाएगा। बिल नंबर 3 जो है
29 जनवरी 98 को ड्रॉ किया गया है। एक्सेप्टेंस जो है 2 फरवरी 98 की है, 2 मंथ आफ्टर डेट। तो एक्सेप्टेंस की डेट का तो हमें कोई लेना देना है नहीं। 29 जनवरी 98 से 2 महीने, तो पहला महीना होगा 29 ऑफ फरवरी, जो कि होती नहीं है, खैर हमें मतलब भी नहीं है। फिर होगा कॉरस्पॉन्डिंग डेट मार्च में 29 ऑफ मार्च। 29 मार्च होता है 31 दिनों का, तो इसके बाद 30 मार्च आएगी, 31 मार्च आएगी, और फिर आएगी 1 अप्रैल। तो एडिट के लिए तो फिर आएगी हमारी 1 अप्रैल, फिर आएगी हमारी 1 अप्रैल। एडिट के लिए टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है A4, जो चौथे नंबर का बिल है, वो है 12 जुलाई 98 को लिखा हुआ है। 14 जुलाई 98 जो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, और 1 मंथ आफ्टर डेट। तो 12 जुलाई में एक महीना अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगी 12 अगस्त। 3 दिन जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगी 15 अगस्त। तो 15 अगस्त इज द पब्लिक हॉलीडे। 15 अगस्त इज द पब्लिक हॉलीडे। किसी ने भी ये नहीं सोचा, सभी बच्चों ने 15 अगस्त को निकाल दी ड्यू डेट। 15 अगस्त इज द पब्लिक हॉलीडे, और पहले से ही पता होता है, तो उससे पहले वाला जो वर्किंग डे है यानी कि 14 अगस्त इज द ड्यू डेट। जो बिल नंबर 5 है वो है 27 जून 98 को लिखा हुआ है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दे रखी है, इसका काम का नहीं है हमारे। 3 मंथ आफ्टर डेट, 3 मंथ आफ्टर डेट। तो 27 जून से पहला महीना 27 जुलाई, 27 अगस्त, 27 सितंबर, ये आ जाएगी। 3 महीने काउंट हो गए। 27 सितंबर, इसमें 3 दिन जोड़ोगे, 27, 28, 29 और 30 सितंबर। 30 सितंबर, अगस्त लिख रहे हैं आप इसी का, मेरे ख्याल से 30 सितंबर आएगी, ना कि अगस्त आएगी। A6 जो बिल नंबर है 28 सितंबर 98 को लिखा हुआ है, 28 सितंबर 98 को लिखा हुआ है। 2 मंथ आफ्टर साइट। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मंथ आफ्टर साइट, तो आफ्टर साइट वाले बिल में आपको 2 महीने ड्राइंग की डेट से नहीं काउंट होने हैं, बल्कि काउंट होने हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। आफ्टर साइट का मतलब है पहले दिखला दीजिए, उसके बाद 2 महीने। तो दिखलाना से मतलब है कि एक्सेप्ट करा लीजिए, उसके बाद 2 महीने काउंट होंगे। तो 1 अक्टूबर 98 से 2 महीने, तो 1 नवंबर और 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 दिसंबर आ जाएगा, 4 दिसंबर इसमें आ जाएगा। A7 जो बिल है 23 दिसंबर, 24 दिसंबर इसकी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, 1 मंथ। तो कुछ नहीं लिखा आफ्टर साइड वगैरह, तो डेट ऑफ ड्राइंग से ही देखेंगे। 23 दिसंबर से 1 महीना काउंट करेंगे तो 23 जनवरी आ जाएगी। 3 दिन जोड़ेंगे तो 26 जनवरी आ जाएगी। लेकिन 26 जनवरी एक पब्लिक हॉलीडे होता है, तो उससे पहले वाली यानी कि 25 जनवरी 99, ये 99 का आएगा। A8 2 जनवरी 99, 3 जनवरी 99 एक्सेप्टेंस की डेट है। ऑन डिमांड, जल्दी से बताइए। ऑन डिमांड जो बिल नंबर 8 है, 2 जनवरी 99 को लिखा हुआ है, 6 जनवरी 99 को प्रेजेंट किया गया है पेमेंट के लिए। नहीं, A8 है, 2 जनवरी को लिखा गया है, 3 जनवरी को पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कराया गया है ऑन डिमांड। जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है जैसे ही आप पेमेंट के लिए जाओगे, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की भी जरूरत नहीं होती है, सीधे आप पेमेंट के लिए जा सकते हो। तो यानी कि 3 जनवरी 99 को ही ये ड्यू हो रहा है। जैसे ही आप पेमेंट के लिए जाओगे तो वही डेट आपकी ड्यू डेट है, एक्सेप्ट कराने की भी जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से जो A9 है, 5 जनवरी 99 को डेट ऑफ ड्राइंग है, एक्सेप्टेंस की जो डेट है 6 जनवरी 99 है। एट साइट, तो एट साइट का भी मतलब यही होता है ऑन डिमांड। तो 6 जनवरी को ही ये ड्यू हो रहा है, जिस दिन भी आप एक्सेप्ट कराने के लिए
जाते हैं। और ऑन प्रेजेंटमेंट का भी मतलब यही होता है 11 जनवरी 1909, यानी कि ऑन डिमांड कह लीजिए, एट साइट कह लीजिए, ऑन प्रेजेंटमेंट कह लीजिए, तो जिस दिन भी आप पहली बार जाते हो वही ड्यू डेट बन जाएगी, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग के बाद कभी भी, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग जिस दिन भी थी उसके बाद वो एकदम ही ड्यू डेट बन जाती है, कभी भी आप जा सकते हैं। तो अगले ही दिन पहुंच गया तीनों के तीनों केसेस में, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चे बताएंगे कि सब कुछ क्लियर है या नहीं है। वो काफी बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो पूरा का पूरा आंसर है अगर लिखना है, एमसीक्यू आएंगे तो वो पहचान ही लेंगे आप, और अगर फुल आंसर है तो इस तरीके से लिखना है। वो मैंने आपको पूरा का पूरा पैटर्न दे रखा है किसी भी केस स्टडी को, किसी भी थ्योरी के क्वेश्चन को लिखने के लिए। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, इसके अलावा मैंने आपको पास्ट ईयर का असाइनमेंट अलग से दे रखा है, तो वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ सकता हूं मैं, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमें। नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट केस स्टडी वैसे हम थोड़ी थोड़ी करते हुए आ रहे थे नेगोशिएशन असाइनमेंट की, कि ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया, बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो एग्जैक्टली जो रूल्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसके, वो आज हम पढ़ेंगे, आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 6 है नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। पूरी की पूरी डिटेल हम नेगोशिएशन की सीखेंगे, असाइनमेंट केवल एक जिक्र करके आईसीआई ने छोड़ रखा है कि जिससे आपको लो पढ़ना आ जाए, लो समझ में आ जाए आपको कि लो पढ़ा किस तरह जाता है। बाकी असाइनमेंट की डिटेलिंग हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मेन हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, जर्नल वर्ड जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुरू करा था, कि नेगोशिएशन मीन्स क्या है, विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ट्रांसफर करने को ही नेगोशिएशन कहते हैं। टेक्निकल मीनिंग जो दिया हुआ है सेक्शन 14 में दिया गया है कि नेगोशिएशन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब कहा जाएगा, क्या मियरली ट्रांसफर करने को कह दिया जाता है या कुछ और भी उसकी रिक्वायरमेंट हैं। तो पढ़िए मेरे साथ, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी ट्रांसफर्ड आइदर बाय नेगोशिएशन और बाय असाइनमेंट, यानी कि दो तरीके हैं जी आपके पास। अगर आपको कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप नेगोशिएशन कीजिए या आप असाइनमेंट कीजिए। अगर आप नेगोशिएशन करेंगे तो जो भी मैं रूल पढ़ा रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत, वो रूल पार्टियों के ऊपर लगेंगे कि होल्डर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, ड्रोअर का क्या राइट है, ड्रोई की क्या ड्यूटी है, एंडोर्सर का क्या राइट्स है, एंडोर्सर की क्या ड्यूटी है, एक्सेप्टर का क्या राइट्स है, एक्सेप्टर की क्या ड्यूटी है। लेकिन अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया एक दूसरे माध्यम से जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं, तो फिर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से बाहर आ जाएंगे। फिर जो असाइनमेंट के अंदर रूल्स लगते हैं, जर्नल लॉ लगते हैं, वो पार्टियों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रांजैक्शन वही है, लेकिन अगर हमारा कायदा बदल जाता है किसी भी चीज को करने के, अगर लॉ में दो या दो से अधिक कायदे हैं, मेथड्स हैं, तो मेथड बदलने से भी राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टियों की बदल जाया करती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेथड में हो सकता है कि कोई और कानून एप्लीकेबल हो। अगर उसी चीज को करने में आपने मेथड चेंज कर दिया तो हो सकता है कि कोई दूसरा कानून लगे। अभी तक हम सभी बच्चे क्या सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक ही तरह का कानून लगेगा या नहीं लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक मेथड रखते हैं तो कानून कुछ और हो सकता है,
आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज कुछ और हो सकते हैं, और अगर आप मेथड कोई दूसरा रखते हैं तो आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज कुछ और हो सकते हैं। एक ही चीज को करने के लिए एक से ज्यादा कानून मौजूद हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप प्रैक्टिकली अपने राइट्स के लिए फाइट करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स किस कानून में सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप ट्रांजैक्शन करें। अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि आप अपने फेवर में जजमेंट ना ले पाए। तो ये एक अंतर है नेगोशिएशन असाइनमेंट में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप नेगोशिएट करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं और असाइनमेंट करके भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेलिंग में भी मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नेगोशिएशन की। एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड व्हेन ए प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक is transferred to any person so as to constitute that person the holder of the instrument। यानी कि इस तरीके से ट्रांसफर करना कि जिस पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है वो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाए। यानी कि इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन, आपकी जो सोच है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करते वक्त, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पर्सन को भी टू होम यू आर डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट, दैट पर्सन बिकम्स द होल्डर। और होल्डर की डेफिनेशन हमने सेक्शन 8 में पढ़ी है कि होल्डर का मतलब ये है कि जो व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम से रखने का अधिकारी हो, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और उस इंस्ट्रूमेंट में लिखी गई रकम को जो भी पार्टियां लायबिल हैं उनसे रिकवर करने का भी राइट वो रखता हो। ऐसे पर्सन को हम क्या कह देते हैं? होल्डर कह देते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। सपोज कीजिए आपने मुझे फीस के बदले में एक चेक दिया और मैंने अपने काउंसलर को वो चेक सेफ कस्टडी में रखने के लिए दे दिया कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अभी आपने चेक जमा किया है तो फिलहाल 2-3 घंटे के लिए आप रखो। तो आप बताइए कि क्या इसे नेगोशिएशन कहा जाएगा? आप सोच के बताइए कि मैंने जो चेक आपने मुझे दिया था तो और मैंने अपने काउंसलर को, मैंने किसी अपने ऑफिस इंचार्ज को वो चेक दे दिया संभाल के रखने के लिए, तो क्या इसे नेगोशिएशन कहा जाएगा? क्या मैंने इस इंटेंशन के साथ दिया है कि वो उसमें लिखी गई रकम को रिकवर कर पाए? क्या मैंने उसे होल्डर बना दिया है? आंसर इज नो। तो जब मैंने उस इंटेंशन के साथ नहीं दिया है तो कानूनन इसे नेगोशिएशन नहीं कहा जा सकता। एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स वाज द होल्डर ऑफ ए चेक ऑफ ₹10,000 पेबल टू बियरर। He delivered his check to Y to keep it in his safe custody. In this case, there is no negotiation of check from X to Y because the transfer of the check to Y makes him a bailee only and not the holder of the check। क्योंकि जो चेक की डिलीवरी दी है आपने उसे बेली के रूप में दी है, ना कि उसे होल्डर के रूप में दी है। जल्दी से बताइए मुझे कि ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है। पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक केस स्टडी इस यूनिट 6 में से जरूर आपसे पूछी जाएगी। अब बात आती है हाउ टू इफेक्ट नेगोशिएशन। हाउ टू इफेक्ट नेगोशिएशन, नेगोशिएशन कैसे किया जाता है? हाउ टू इफेक्ट नेगोशिएशन, इसे पढ़ने के लिए हाउ टू इफेक्ट नेगोशिएशन, हाउ टू इफेक्ट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन तो आपने समझा दिया कि जब भी आप डिलीवरी देते हैं किसी दूसरे पर्सन को सो एज टू मेक दैट अदर पर्सन बिकम द होल्डर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है नेगोशिएशन। लेकिन नेगोशिएशन इफेक्ट होता कैसे है, नेगोशिएशन कैसे किया जाता है, ये डिपेंड करेगा मियर डिलीवरी, यानी कि खाली आप उसे दे दें, कुछ और नहीं करना है, खाली आप डिलीवरी दे दें, सुपुर्द कर दें तो भी नेगोशिएशन हो जाता है। और बाय एंडोर्समेंट, एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एक तरीका ये भी है
कि नेगोशिएट करने का। नेगोशिएशन एक प्रोसेस है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को होल्डर बनाने के लिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। लेकिन ये प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है, खाली डिलीवरी से भी संभव है और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों करने पड़ेंगे। ये एंडोर्समेंट क्या भला है ये मैं बताता हूं। डिलीवरी से संभव है अगर कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान दीजिएगा। बियरर दो तरीके के होते हैं, बियरर होगा या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है यानी कि किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, बियरर का मतलब है कि जिसके पास भी होगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये जुमला हम जब पढ़ते हैं तो यानी कि बियरर में किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ होगा, जो भी उसका होल्डर है जिसके पास भी है उसी को वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, पेबल हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है यानी कि आपने मुझे मेरे नाम का चेक काट के दिया, किसी गलत आदमी के हाथ वो चेक लग भी जाए तो क्या वो उसका पेमेंट ला सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि उस पर नाम लिखा हुआ है संजय जैन का। तो संजय जैन की आईडी देखी जाएगी बैंक के द्वारा, वो देखेंगे कि जो हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है उस चेक को वो संजय जैन है या नहीं है। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जब भी होगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जब भी होगा तो वहां पर खाली डिलीवरी से आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, वहां पर एंडोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। एंडोर्समेंट में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि एंडोर्समेंट क्या होता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हाउ टू इफेक्ट नेगोशिएशन, ये अपने मन में बैठा लीजिए कि मियर डिलीवरी अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गया है कि नहीं आया है? जल्दी से मुझे आंसर भेजिए कि यहां तक क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अब पिछले पेज पर चलते हैं हम। हाउ टू इफेक्ट नेगोशिएशन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो मेथड हैं हाउ टू इफेक्ट नेगोशिएशन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रांसफर बाय नेगोशिएशन एज फॉलोज। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी देयर ऑफ। मेरे पास कोई चेक है, मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे फीस के बदले में कोई चेक दिया, बियरर चेक दिया, आपने मेरी सर्विसेज के बदले में मुझे कंसिडरेशन दिया। लेकिन मुझे भी नोट्स कहीं ना कहीं से बनवाने पड़ते हैं, उन्हें प्रिंट करवाना पड़ता है, मुझे अपने प्रिंटिंग प्रेस का पेमेंट देना है, जिससे मैं फोटो स्टेट कराता हूं उसका पेमेंट देना है। वही चेक उठा के मैंने अपने फोटो स्टेट वाले बंदे को दे दिया, तो क्या ये नेगोशिएशन नहीं हुआ? बताइए आप मुझे। अगर आपने मुझे बियरर चेक दिया है, आपने मुझे होल्डर बनाया है कि सर आप इसका पेमेंट आराम से बैंक से निकाल सकते हैं, लेकिन बियरर इंस्ट्रूमेंट है, मैंने उसकी डिलीवरी अपने फोटोस्टेट, जहां से मैं फोटोस्टेट निकलवाता हूं, अपने नोट प्रिंट करवाता हूं, वहां पर उसका पेमेंट कर दिया उस चेक के माध्यम से, तो क्या वो बंदा होल्डर नहीं बना? आंसर ये बन गया। तो ये क्या हो गया? ये नेगोशिएशन हो गया। नेगोशिएशन खाली डिलीवरी से हो जाता है अगर इंस्ट्रूमेंट क्या हो, इंस्ट्रूमेंट बियरर हो। एग्जाम्पल, एक्स वाज द होल्डर ऑफ ए चेक फॉर ₹10,000 पेबल टू बियरर। एक्स जो है होल्डर है एक चेक का 10,000 अमाउंट है जो कि बियरर पेबल है। ही केप्ट द चेक इन हिज सेफ, वो अपनी अलमारी में रखता है। वाई ए थीफ स्टोलन द चेक फ्रॉम एक्स सेफ, वाई एक चोर है उसकी अलमारी में से चुरा लेता है। इन दिस केस देयर इज नो नेगोशिएशन ऑफ द चेक फ्रॉम एक्स टू वाई, क्योंकि यहां पर कोई वॉलेंटरली ट्रांसफर नहीं किया गया, बिकॉज द चेक वाज नॉट वॉलेंटरली डिलीवर्ड टू वाई। It may also be noted that if Y delivers the check for some consideration to Z, who received the check in good faith and before maturity, Z will become the holder in due course and will be entitled to receive the amount of the instrument. ये चीज मैं प्रिविलेजेड के अंदर, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेड हैं उसके अंदर आपको पढ़ा चुका हूं कि Y के टाइटल में डिफेक्ट है क्योंकि Y ने चोरी की है, लेकिन मार्केट में अगर उसे चला दिया जाए जो थर्ड पार्टी को, उसने गुड फेथ में वो चीज ली है, अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है,
तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खूबसूरती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बसा लीजिए दिमाग में, क्योंकि पेपर में कई बार एक आध क्वेश्चन जब मैं दिखलाऊंगा आपको तो लॉजिक लगते हैं आपके। लॉजिक क्या होता है, आप परेशान हो जाते हैं कि आप ये सोचने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें एक्स की क्या गलती है, एक्स की अलमारी में से ये चोरी हो गया है, वाई के हाथ में आ गया है, वाई के हाथ में आ गया है, अब वाई ने इसे मार्केट में चला दिया है जो कि जेड के हाथ में आ गया है। तो जेड जब एक्स के पास मांगने जाएगा तो एक्स को तो पेमेंट करना पड़ेगा। आप ये लॉजिक लगाते हैं एक्स की क्या गलती है, तो वाई जेड की भी क्या गलती है, जेड तो इनोसेंट है, एक्स की तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है। चलिए कि वो सेफ कस्टडी में उसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं रख पाया जिसकी वजह से वो चोरी हो गया है। आप कैश देखिए, अगर किसी के घर में डकैती पड़ जाती है और अगर चोरों के पास वो कैश मिल जाता है तो चोरों से तो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो डकैत हैं, चोर हैं, मार्केट में चला दें, वो उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, उन्हें खाना खाना है, उन्हें कहीं होटल में ठहरना है, तो जो करेंसी चोरी हुई थी अगर वो आगे मार्केट में चल जाए तो जिसके पास वो चलेगी तो क्या उससे रिकवर किया जा सकती है उस करेंसी को? जल्दी से बताइए, क्या उससे रिकवर की जा सकती है कि जो आपके पास करेंसी है वो पहले से चोरी की थी? अगर ऐसा रूल बना दिया जाएगा तो आपके पास, मेरे पास जो करेंसी नोट हैं, कभी ना कभी वो करेंसी नोट किसी ना किसी के पास डकैती के रूप में भी रहे होंगे, किसी के पास चोरी के रूप में भी रहे होंगे, किसी ने ऑफेंस इस्तेमाल करके उन करेंसी नोट को अपने कब्जे में लिया होगा। क्योंकि सर्कुलेशन कितना है आप खुद सोचिए, अगर ये रूल बना दिया जाएगा तो सर्कुलेशन रुक जाएगा करेंसी का। आप सोचिए, सर्कुलेशन रुक जाएगा। आप किसी से नोट लेते वक्त डरेंगे कि कहीं इनके जो पहली पार्टियां थी तो कहीं उनके टाइटल में डिफेक्ट छुपा हुआ ना हो, और अगर डिफेक्ट छुपा हुआ है तो आपका टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। तो जो फीचर्स करेंसी को दिए गए हैं कि आप गुड फेथ में अगर रिसीव कर रहे हैं तो आपका टाइटल हमेशा बेहतर रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। वही फीचर्स हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी दिए हैं। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये फीचर ना दिए जाते तो कोई भी व्यक्ति, चाहे चेक है, चाहे प्रॉमिस नोट है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेते हुए घबराता, डरता। तो लॉ मेकर्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? आगे देखिएगा, नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, अगर ऑर्डर पेबल होगा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से होगा। एंडोर्समेंट में अभी बताऊंगा कि क्या होता है। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ए प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ए प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयरऑफ। Thus a mere endorsement, endorsement क्या होता है बता रहा हूं, साइनिंग ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन does not amount to, does not amount to का मतलब है equal to negotiation unless there is a delivery of the same। यानी कि खाली आपने एंडोर्समेंट कर दिया। एंडोर्समेंट होता है जब आप किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर कोई डायरेक्शन लिखकर, डायरेक्शन कई तरह की होती हैं, टाइप ऑफ एंडोर्समेंट कई तरह के होते हैं, वो हम देखेंगे। तो जब आप उसमें कोई डायरेक्शन लिखकर उसे हैंडओवर करते हैं, यानी कि डिलीवरी भी करते हैं, तब जाके वो नेगोशिएशन कंप्लीट माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपने डायरेक्शन लिखकर अपने सिग्नेचर कर अपने पास रख लिया तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया है तो आंसर इज नो। एंडोर्समेंट नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। नेगोशिएशन कंप्लीट होता है एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। अगर एंडोर्समेंट खाली कर दिया है, एंडोर्समेंट कहते हैं पुट द डायरेक्शन ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और सिग्नेचर आप उसमें कर रहे हैं, जो एंडोर्सर है वो सिग्नेचर भी अपने कर रहा है उसमें कोई डायरेक्शन लिख के,
तो उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको नेगोशिएशन करने के लिए उसकी डिलीवरी भी देनी पड़ती है उसके होल्डर को। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए। असाइनमेंट हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले नेगोशिएशन को ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, अदरवाइज दिक्कत आएगी जब डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो नेगोशिएशन को हम समझ लेते हैं। नेगोशिएशन जैसा कि मैंने बताया दो तरीके से होता है, अगर बियरर है तो खाली डिलीवरी से, और अगर ऑर्डर पेबल है तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि सर ये एंडोर्समेंट होता क्या है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है ये एंडोर्समेंट क्या होता है। देखिए समझिएगा इस चीज को। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्स ने वाई के ऊपर ड्रॉ किया। ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये मान के चलिएगा एक ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो जेड इसका पेई है। तो यहां पर जो लैंग्वेज ड्राफ्ट होगी, मैं एक्स वाई को आदेश देता हूं कि वो जेड या जेड के आदेशानुसार पेमेंट करे। आई ऑर्डर टू वाई टू पे ₹10,000 टू जेड और द ऑर्डर ऑफ जेड। इस तरह की लैंग्वेज लिखी जाएगी। तो ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया विच इज पेबल टू जेड। अब जेड, देखिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये भी नहीं होता जैसे आपने संजय जैन के नाम का चेक काट के दिया है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें गलत पता होती हैं, तो उन गलतियों को पहले भ्रम को दूर करना है मुझे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। हमें क्या लगता है कि आपने मुझे मेरे नाम का चेक काट के दिया है, आपको क्या लगता है कि इसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ मैं ही ला सकता हूं या कोई और भी ला सकता है? जल्दी से बताइए। अभी तक आपको क्या लगता है? आपने मुझे बियरर का तो मैंने बता ही दिया था, आपने मुझे बिना नाम का चेक दे दिया, तो मैंने अपने फोटोस्टेट वालों को दे दिया है चेक, तो वो पेमेंट निकाल लाएगा। अगर आपने मुझे मेरे नाम का चेक दिया, संजय जैन उसमें नाम डाला है, तो उसका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ मैं ही ला सकता हूं या कोई और भी ला सकता है? जल्दी से जवाब भेजिए कि उसका पेमेंट मैं ही ला सकता हूं या कोई और भी उसका पेमेंट ला सकता है। जल्दी से जवाब भेजिए। कोई और भी ला सकता है अगर आप चला दो। अब चलाऊंगा कैसे? आंसर तो बिल्कुल ठीक है, मैं चलाऊंगा कैसे? अगर जेड के नाम का बिल ऑफ एक्सचेंज कटा हुआ है, अब पेमेंट लेने के लिए उसे ऐसा नहीं है कि ड्यू डेट तक इंतजार करना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो खूबसूरती है वो यही है कि आपके पास पेमेंट नहीं है तब भी आपका काम नहीं रुकना चाहिए, इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होते चले जाना चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जेड को ए से कुछ गुड्स खरीदना है या ए से कुछ सर्विस लेनी है, लेकिन ए को इमीडिएट पैसा चाहिए। जेड के पास इमीडिएट पैसा नहीं है, लेकिन वाई के ऊपर लिखा एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो जेड क्या करेगा? इसे नेगोशिएट करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा? नेगोशिएट करेगा। ये नेगोशिएट करेगा। जेड ए को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। लेकिन नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये बियरर होता तो केवल जेड ए को डिलीवरी दे देता, लेकिन अब क्योंकि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इसे क्या करना पड़ेगा? एंडोर्समेंट करना पड़ेगा। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करनी पड़ेगी। एंडोर्समेंट क्या है? चेक ये है। आप एंडोर्समेंट आप फेस पर भी कर सकते हैं और बैक पर भी कर सकते हैं। फेस का मतलब होता है चेक का फ्रंट हिस्सा, बैक आपने पता ही है, जब हम कई बार आपने आपके हाथ से भी होकर गुजरा होगा चेक, तो साइन वाइन करते हैं, अपने फोन नंबर डाल देते हैं हम, तो फेस पर भी कर सकते हैं, बैक पर भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट टाइम तक एंडोर्समेंट हो सकता है, तो हो सकता है कि बैक पर करते 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 जगह पूरी की पूरी खत्म हो गई हो, तो एक अलग से पेपर भी ले सकते हैं। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं पेपर को, उसे कहा जाता है एलोंगी, उसे कहा जाता है एलोंगी। तो फेस पर भी कर सकते हैं, बैक पर भी कर सकते हैं, और एक पेपर अटैच किया जा सकता है उसके साथ, जिसे हम कहेंगे
एलोंगी, वो तब होता है अगर फेस या बैक पर कहीं जगह ही नहीं रही है। जेड क्या लिखेगा, जेड ये डायरेक्शन लिखेगा पे टू ए और अपने सिग्नेचर कर देगा। सिर्फ और सिर्फ जेड को ये करना है, पे टू ए और अपने सिग्नेचर करने हैं, तो इसे कहा जाता है एंडोर्समेंट। ऐसा करने के बाद ए को वो डिलीवरी दे देगा, तो तब कहा जाएगा कि नेगोशिएशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है। जल्दी से बताइए कि यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। जेड एक डायरेक्शन लिखेगा पे टू ए और जेड अपने सिग्नेचर कर देगा, तो उसके बाद उसकी डिलीवरी दे देगा, तो ये माना जाएगा कि नेगोशिएशन जेड टू ए कंप्लीट हो गया है। फिर ए भी अगर उसे बी को देना है सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेगा, बी अगर सी को देना चाहता है तो सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। बार बार यही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का। उसी तरीके से ये चीज जेड से ए को नेगोशिएट होगी, ए से बी को होगी, बी से सी को होगी। एक्ट का नाम क्या था, ड्रोअर। पार्टियों के भी नाम समझ लेते हैं। ये ड्रोई था, ये ड्रोई था। जिस समय जेड के पास था ये होल्डर था। होल्डर का मतलब जिसके पास भी है। जब जेड ने ए को कर दिया तो ये एंडोर्सर भी कहलाएगा, ये एंडोर्सर भी कहलाएगा। जैसे ड्रोई जब एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक्सेप्टर भी कहलाता है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टर भी कहलाता है, क्योंकि कहीं नाम कुछ लिखे हुए मिलेंगे, कहीं कुछ लिखे हुए मिलेंगे, तो आप उसमें गड़बड़ी ना करें। ए इस केस में क्या होगा, अब ए के पास आ गया तो होल्डर, और एंडोर्सी भी होगा। ये एंडोर्सी भी होगा, एंडोर्सर जेड, ए होल्डर, क्योंकि ए के पास आ गया है। अब जेड होल्डर नहीं रहेगा, ए होल्डर हो जाएगा, एंडोर्सी भी होगा। जब ए बी को करेगा तो ए क्या होगा, एंडोर्सर, और बी को करने के बाद बी होल्डर बन जाएगा और बी एंडोर्सी भी बन जाएगा। जब बी यही प्रोसेस सी के साथ करेगा तो बी एंडोर्सर हो जाएगा, सी होल्डर बन जाएगा और सी एंडोर्सी भी बन जाएगा। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चे बता दें कि यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। यहां तक क्लियर है। अब पढ़ेंगे मेरे साथ एक एक लाइन। एंडोर्समेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग an instrument is called an endorsement. An endorsement means signing the negotiable instrument on the back or face thereof. ध्यान दीजिएगा, बैक पर भी या फेस पर भी, और on a slip of paper called alongi. ये कब जरूरत पड़ती है? ना तो फेस पर जगह है ना बैक में जगह है, तो लॉ मेकर्स ने अलाउ कर रखा है कि आप अलग से भी पेपर उसके साथ अटैच कर दीजिए और वहां पर आप एंडोर्समेंट का प्रोसेस करना स्टार्ट कर दीजिए। अ नेक्स्ट देयर टू फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, द पर्सन हु एंडोर्सेस द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द एंडोर्सर एंड द पर्सन इन हुज फेवर द इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स्ड इज कॉल्ड द एंडोर्सी। जैसा भी मैंने अभी बताया है, जो पर्सन एंडोर्स करता है एंडोर्सर कहलाया जाएगा, और जिसके फेवर में वो एंडोर्स करता है उसे एंडोर्सी कहा जाएगा। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। एक डिफरेंस मुझे बताइए, एक एक्सेप्टेंस अभी हम पढ़ के आए हैं। एक्सेप्टेंस हमेशा कहां पर होगी? बिल पर होगी, या बिल के साथ एक पेपर अटैच कर दिया जाए, एलोंगी पर भी हो सकती है। मैनी टाइम ये जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं, वो बच्चा टक जाता है, बिल पर ही होगी। देखिए, एक्सेप्टेंस एक बार होनी है, एक बार होनी है तो एक सिग्नेचर की जगह है वहां पर, लेकिन एंडोर्समेंट बार बार हो सकता है। तो एंडोर्समेंट के लिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं कि बैक पर, फेस पर, या आप उसके साथ एक पेपर अटैच कर सकते हैं, उस पेपर पे भी हो सकती है। अब बात आती है हु मे एंडोर्स नेगोशिएट। कोई भी कर सकता है। अभी मैंने बताया आपको, अगर ड्रोअर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रोई के ऊपर लिखने के बाद केवल अपने पास रखा हुआ है,
एक्स कह रहा है कि मैं वाई को आदेश देता हूं कि वो मुझे 10,000 रुपये का आने वाली 25 सितंबर को भुगतान करे, तो एक्स ड्रोअर भी हो गया, एक्स होल्डर भी हो गया, तो ड्रोअर भी एंडोर्स कर सकता है। इसके अलावा प्रॉमिस नोट का जो मेकर है वो भी एंडोर्स कर सकता है। अगर आप होल्डर हैं तो होल्डर भी एंडोर्स कर सकता है। तो हु मे एंडोर्स ऑब्लिक नेगोशिएट? एवरी सोल मेकर, ड्रोअर, पेई। जैसे एक्स ने वाई को आदेश दिया था कि जेड को पेमेंट करे, तो जेड उसमें पेई का काम यूज कर रहा है। और एंडोर्सी, जो एक समय में व्यक्ति एंडोर्सी है, तो जिस समय वो फर्दर एंडोर्स करेगा तो एंडोर्सर भी बन जाएगा। और ऑल ऑफ सेवरल जॉइंट मेकर्स, ड्रोअर, पेई और एंडोर्सीज ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे एंडोर्स एंड नेगोशिएट द सेम if the negotiability of such instrument has not been restricted or excluded। अगर नेगोशिएबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है तो ये इनमें से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? नेगोशिएट कर सकता है। इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड, एक्सचेंजर दैट इज ए पर्सन अदर देन दोज स्टेटेड अबव कैन नॉट एंडोर्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ एक्सचेंजर एंडोर्सेज इट, the endorsement is void and he cannot be made liable as endorser। अगर इनमें से कोई और व्यक्ति, इनके अलावा इनमें से कोई और व्यक्ति एंडोर्स करता है तो वो कर भी नहीं सकता और वो एज एंडोर्सर लायबल भी नहीं होगा। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है एंडोर्समेंट की? द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड एंडोर्समेंट आर एज फॉलोज। इट मस्ट बी ऑन द बैक और फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट or on a slip of paper called allongi annexed thereto. It must be signed by the endorser. It must be completed by the delivery of the instrument. It must be made by the holder of the instrument। तो ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एंडोर्समेंट के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चे बताएंगे कि यहां तक क्लियर है कि नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे कि यहां तक क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है? देखिए, एंडोर्समेंट हमने पढ़ लिया, एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंडोर्समेंट की पढ़ ली। अब बात आती है कि सर एंडोर्समेंट कितने तरीके का होता है? क्या एक ही तरीके का एंडोर्समेंट होता है या उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। सबसे पहला एंडोर्समेंट है जर्नल एंडोर्समेंट, या उसे ब्लैंक एंडोर्समेंट भी कहा जाता है। जर्नल एंडोर्समेंट या उसे ब्लैंक एंडोर्समेंट भी बोला जाता है। तो कुछ जो मीनिंग है, मीनिंग में से कुछ लाइनें गायब हैं, वो नोट में होंगी। ये कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीच में लाइन गायब हो गई हैं। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता ही रहा हूँ आपको। जर्नल एंडोर्समेंट और ब्लैंक एंडोर्समेंट, ये क्या होता है? जर्नल एंडोर्समेंट और ब्लैंक एंडोर्समेंट। आप एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं सामने। जर्नल एंडोर्समेंट एंड ब्लैंक एंडोर्समेंट। जर्नल एंडोर्समेंट एंड ब्लैंक एंडोर्समेंट। एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और पेई उसमें बनाया जेड को। यानी कि एक्स ने लिखा होगा आई ऑर्डर टू वाई टू पे ₹10,000 टू जेड और द ऑर्डर ऑफ जेड। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, जेड ने ये एंडोर्समेंट किया ए को, तो जेड क्या लिखेगा बताइए आप मुझे? जेड क्या लिखेगा? पे टू ए, और यहां पर सिग्नेचर हो जाएंगे जेड के। ब्लैंक एंडोर्समेंट, जनरल एंडोर्समेंट किसे कहते हैं? जब एंडोर्सर सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर करता है और उसमें एंडोर्सी का जो नाम है वो नहीं लिखता है। या तो केवल सिग्नेचर कर देगा या लिखेगा पे टू और ए का नाम नहीं लिखा जाएगा और यहां पर केवल अपने सिग्नेचर कर देगा। इस तरह के एंडोर्समेंट को बोला जाता है ब्लैंक एंडोर्समेंट या जर्नल एंडोर्समेंट। समझ लीजिए, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं
कि ब्लैंक एंडोर्समेंट या जर्नल एंडोर्समेंट तब कहा जाता है जब एंडोर्सर अपने सिग्नेचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर कर देता है, लेकिन उसमें वो पेई का नाम यानी कि एंडोर्सी का नाम मेंशन नहीं करता है। तो ऐसे एंडोर्समेंट को कहा जाता है जर्नल एंडोर्समेंट। और जर्नल एंडोर्समेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो ये होते हैं कि जो चीज पहले ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट थी, आप ही बताइए, जेड के हाथ में तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट थी, क्योंकि एक्स ने वाई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करते वक्त जेड का नाम लिखा हुआ था। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है अगर कोई भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का जर्नल एंडोर्समेंट कर दिया जाए या ब्लैंक एंडोर्समेंट कर दिया जाए, क्योंकि ए का नाम उसमें नहीं है। तो अगर अब ए को बी को नेगोशिएट करना होगा इस इंस्ट्रूमेंट को, अगर ए चाहता है कि मैं बी को नेगोशिएट कर देता हूं इस इंस्ट्रूमेंट को, तो खाली उसे क्या करनी पड़ेगी, डिलीवरी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ए का तो नाम है ही नहीं। अगर बी को भी सी को करना हुआ इसका एंडोर्समेंट नेगोशिएशन, तो बी भी खाली सी को क्या कर देगा, डिलीवरी दे देगा, क्योंकि वहां पर ए और बी का नाम नहीं है। और ए को अगर पेमेंट लाना है तो जेड के सिग्नेचर के ऊपर, जो जेड के सिग्नेचर था जो मैं बॉक्स में मैं कवर कर रहा हूं जर्नल एंडोर्समेंट को, तो जहां जेड का सिग्नेचर था, अगर सी को पेमेंट लेके आना है तो वहां जेड के सिग्नेचर के ऊपर लिख दिया जाएगा पे टू सी। बताइए समझ में आ गई है बात या नहीं आई है सभी बच्चों के, कि जर्नल एंडोर्समेंट और ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होता है। जब एंडोर्सर सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर करता है विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी, विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ पेई, तो दिस इज कॉल्ड जर्नल एंडोर्समेंट। और जर्नल एंडोर्समेंट का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जर्नल एंडोर्समेंट का जो इफेक्ट होता है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाता है बियरर इंस्ट्रूमेंट में। यानी कि अगर जेड ने जर्नल एंडोर्समेंट करा मेरे एग्जाम्पल में ए को, तो ए अगर बी को नेगोशिएट करना चाहेगा तो ये बियरर बन गया। अरे ए को बी को नेगोशिएट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी देनी पड़ेगी, कोई एंडोर्समेंट नहीं करना है। इसी तरह से बी भी अगर सी को करना चाहेगा तो बी को भी खाली डिलीवरी देनी है, कोई एंडोर्समेंट उसे नहीं करना है। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जो है कन्वर्ट हो जाता है बियरर के अंदर। जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। देखिए जैसे मैंने कहा था कि आपको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, जिस वजह से 2-3 लाइनें गायब थी, अब आ गई हैं। टाइप ऑफ एंडोर्समेंट, टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, पहला है जर्नल एंडोर्समेंट और ब्लैंक एंडोर्समेंट। ये क्या होता है जर्नल एंडोर्समेंट और ब्लैंक एंडोर्समेंट? एन एंडोर्समेंट is said to be in blank if the endorser signs his name only। अगर एंडोर्सर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम सिग्नेचर करता है तो उसे कहा जाता है जर्नल एंडोर्समेंट या ब्लैंक एंडोर्समेंट। एन इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स्ड इन ब्लैंक becomes payable to the bearer thereof even although it was originally payable to the order। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी एंडोर्सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ब्लैंक एंडोर्समेंट कर देता है तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से कन्वर्ट होकर बियरर बन जाता है, बावजूद इसके कि वो ओरिजिनली ऑर्डर पेबल था। स्पेसिमेन के रूप में पीसी जैन, यानी कि जो एंडोर्सर है वो पीसी जैन है मेरे एग्जाम्पल में, तो पीसी जैन ने सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर कर दिए विदाउट गिविंग एनी डायरेक्शन, विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी। इसके अगेंस्ट हम बात करें फुल एंडोर्समेंट, क्या होगा, जहां पर आप पूरी की पूरी डायरेक्शन लिखेंगे कि पे टू ए, पे टू बी, पे टू सी, और उसके बाद पीसी जो जैन है वो अपने साइन करेंगे, तो तब जाके फुल एंडोर्समेंट होगा। एन एंडोर्समेंट इज सेट टू बी फुल इफ एंडोर्सर साइंस हिज नेम एंड एड्स ए डायरेक्शन टू पे द अमाउंट टू और द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन। और ऑर्डर वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, अगर और ऑर्डर वर्ड नहीं भी लिखा तो भी इसका मतलब यही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पे टू बी, पीसी जैन ने सिग्नेचर कर दिए, या पे टू बी और द ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है ना, पे टू बी और ऑर्डर, इसका मतलब है बी को पेमेंट किया जाए, या अगर बी किसी और को कहे, जैसे बी भी आगे अगर मार्केट में चलाना चाहे, सी को देना चाहे, सी डी को देना चाहे, तो इसका मतलब ये होता है कि पे टू बी और द ऑर्डर, और ऑर्डर वर्ड लिखे हुए होने जरूरी नहीं है, तो भी इसका मतलब यही होता है जब तक कि ये ना लिखा जाए पे टू बी ओनली। अगर पे टू बी ओनली लिख दिया तो इसका मतलब ये होता है
कि बी आगे इसे मार्केट में एंडोर्स नहीं कर सकता। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में लिया हुआ था, एक्स ने वाई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, जेड को पेई बनाया, जेड ने ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया। इनफाइनाइट टाइम तक आप एंडोर्समेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर जेड ने फुल एंडोर्समेंट किया ए के फेवर में और ये लिखा पे टू ए, तो इसका मतलब ये होता है कि ए को भी पेमेंट किया जा सकता है और द ऑर्डर ऑफ ए को भी पेमेंट किया जा सकता है। और द ऑर्डर ऑफ का मतलब क्या है कि ए जब बी को एंडोर्स कर देगा तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि मुझे पेमेंट ना हो, बी को पेमेंट हो। लेकिन अगर ये लिख दिया पे टू ए ओनली, इसका मतलब ये होता है कि ए आगे फर्दर एंडोर्स नहीं कर सकता है इस इंस्ट्रूमेंट को। क्लियर है सब बातें? और इसी का नाम आ जाएगा रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जो अगली कैटेगरी है हमारी टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एन एंडोर्समेंट इज सेड टू बी रेस्ट्रिक्टिव if it restrict exclude the rights of the further negotiation. Example, pay the content to C only. only वर्ड अगर लगा दिए तो ये रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख देते हैं पे द कंटेंट टू सी, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो सी को पेमेंट हो या सी आगे भी इसे एंडोर्स कर सकता है और द ऑर्डर ऑफ सी भी पेमेंट किया जा सकता है। तो तीन तरीके के हमने टाइप पढ़ लिए एंडोर्समेंट के। पहला था जनरल एंडोर्समेंट, ब्लैंक एंडोर्समेंट, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर किए जाते हैं विदाउट एडिंग एनी डायरेक्शन, विदाउट एडिंग द नेम ऑफ एंडोर्सी, तो उसे कहा जाता है जनरल एंडोर्समेंट। और जनरल एंडोर्समेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो ये होते हैं कि जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो भी कन्वर्ट हो जाता है हमारा बियरर में। एक होता है फुल एंडोर्समेंट। फुल एंडोर्समेंट में ये होता है कि आप सिग्नेचर भी करते हैं और उसमें डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं, और वो डायरेक्शन ये होती है कि आप एक एंडोर्सी का नाम लिख देते हैं, ये फुल एंडोर्समेंट होता है। और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जब आप फर्दर नेगोशिएशन को बाधित कर देते हैं एंडोर्समेंट करते वक्त कि ये आगे ना चले। आप जिसे देना चाह रहे हैं वो तो वहां तक तो चला जाए, लेकिन जो एंडोर्सी है उसे फर्दर एंडोर्समेंट का जब राइट नहीं होता है तो इसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। और चौथा जो टाइप है वो है पार्शियल एंडोर्समेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इससे आपका 1000 अमाउंट का एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, और एंडोर्सर ने किसी को एंडोर्समेंट करते वक्त सपोज कीजिए लिखा पे टू राम, पे टू राम ओनली ₹500, इसे कहा जाता है पार्शियल एंडोर्समेंट। लेकिन ये अलाउड नहीं है। जितने भी टोटल अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या प्रॉमिसरी नोट होगा या चेक होगा वो पूरे के पूरे अमाउंट के लिए ही एंडोर्स किया जाता है, पार्शियल एंडोर्समेंट नहीं हो सकता। हाँ, एक तरीके का पार्शियल एंडोर्समेंट अलाउड है, एक तरीके का पार्शियल एंडोर्समेंट अलाउड है। जैसे एक्स ने वाई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था, से 1000 का लिखा था, जेड को दे दिया, ड्यू डेट पर वाई लायबिल है टू पे दैट अमाउंट, अगर वाई ने एक्सेप्ट कर रखा है। लेकिन ड्यू डेट से पहले सपोज कीजिए ए वाई के पास चला गया था, अपनी मजबूरी बताने लगा कि मुझे 400 रुपए की इमीडिएट जरूरत है, तो वाई ने उसकी मजबूरी को समझते हुए, जरूरत को समझते हुए 400 रुपए का पेमेंट कर दिया। और ये वाई ने इस बात को बिल ऑफ एक्सचेंज पर भी मेंशन कर दिया कि इसमें 400 रुपए का पेमेंट हो चुका है। तो ए जब बी को अब देगा तो केवल 600 रुपए के लिए ही ये एंडोर्समेंट हो पाएगा। तो ये वाला जो चीज है पार्शियल एंडोर्समेंट, ये अलाउड है। लेकिन अगर अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है और आप फुल अमाउंट की जगह पार्शियल अमाउंट को एंडोर्स करना चाहते हैं तो वो चीज अलाउड नहीं होगी, वो चीज अलाउड नहीं होगी। देखिएगा मेरे साथ, an endorsement is said to be a partial endorsement when it purports to transfer only a part of the amount of the instrument. A partial endorsement is invalid. partial endorsement full amount की जगह part of the amount को एंडोर्स करना चाहते हैं वो partial endorsement कहलाता है, लेकिन ये वाला अलाउड नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, where an instrument had been paid in part. अगर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट पार्ट में हो चुका है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, the fact of the part payment may be endorsed on the instrument and it may then be negotiated for the residue. और आप इस बात का जिक्र इंस्ट्रूमेंट में कर दें कि 400 रुपए का ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है,
तो जो बाकी 600 रुपए बचे हुए हैं उसके लिए पार्सल एंडोर्समेंट अलाउड हो जाएगा। जैसे इसमें 2 स्पेसिमेन है। पहले वाला स्पेसिमेन, इन केस ऑफ ए बिल ऑफ 1000 पे ₹52 बी नॉट वैलिड, ये चीज वैलिड नहीं है। इस तरीके से पार्सल एंडोर्समेंट पे बीइंग द अनपेड बैलेंस ऑफ द बिल, यानी कि ऑलरेडी बिल में से कुछ पेमेंट ऑलरेडी किया जा चुका होगा उसके होल्डर को, और जो बैलेंस बचा हुआ है तो आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि बी को जो बैलेंस है उसका पेमेंट कीजिए, तो ये वाला जो है वो वैलिड हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए 4 तरीके के हमारे एंडोर्समेंट कंप्लीट हो चुके हैं। ज्यादातर जो यूज होंगे वो ब्लैंक या फुल होंगे, तो बहुत ज्यादा होंगे ही होंगे। इसके अलावा पार्सल एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, हाँ थ्योरी में लिखने के लिए आ जाए तो यूज होंगे। केस स्टडी में नॉर्मली ये चीज यूज नहीं होती है, लेकिन जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा यूज होगी। तो एक पार्ट हमने बनाया है कंडीशनल एंडोर्समेंट और क्वालिफाइड एंडोर्समेंट, इसके अंदर भी सब पार्ट बनाए गए हैं। कंडीशनल एंडोर्समेंट या क्वालिफाइड एंडोर्समेंट, बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट लिखा नहीं जा सकता है। प्रॉमिस नोट हुआ, चाहे वो चेक हुआ, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, आप कंडीशनल लिख नहीं सकते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल एक्सेप्ट हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल एंडोर्स भी किया जा सकता है। लिखते वक्त किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्टेंस के समय हो सकती हैं, उसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कह देते हैं। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और इसी तरीके से अगर एंडोर्समेंट के समय कुछ कंडीशन लगी हुई हैं तो कंडीशनल या क्वालिफाइड एंडोर्समेंट कह देते हैं, उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो कंडीशनल एंडोर्समेंट, इसके फिर सब पार्ट हैं। सबसे पहला है सेंस रिकॉर्ड। सबसे पहला है सेंस रिकॉर्ड। ये सेंस रिकॉर्ड एंडोर्समेंट क्या होता है इसे समझ लीजिए। सेंस रिकॉर्ड एंडोर्समेंट क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, एक्स ने इसको जेड को पेई बनाया। अगर एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर जेड के हाथ में ये डिसऑनर होता है तो सभी बच्चे सोचेंगे कि जेड किसे किसे लायबिल बना सकता है। जेड किस किस के ऊपर मुकदमा कर सकता है? वो एक्स के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है और वाई के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। प्रायर पार्टी, तो प्रायर पार्टी ये एक्स है और एक्स की भी प्रायर पार्टी यहां पर वाई है। अगर एक ही लाइन में से लिखा जाएगा तो ये इस तरह से चार्ट बनेगा। हम बनाते इस तरीके से हैं, एक्स ने वाई के ऊपर लिखा, उसके बाद जेड को पे बना दिया। लेकिन अगर एक्सेप्टेड है तो वाई भी प्राइमरली लायबिल पार्टी होती है, तो जेड से पहले वाली पार्टी एक्स है और एक्स को भी क्योंकि वाई से पहले लेना है तो वाई इस तरह से जाएगी। तो जेड किसी के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। सपोज कीजिए जेड ने इसे मार्केट में चला दिया और ए के पास पहुंच जाता है। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स है, हम जब भी आंसर देंगे तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मान के ही देंगे। तो ए भी जेड के ऊपर मुकदमा कर सकता है, एक्स के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है और वाई के खिलाफ भी मुकदमा कर सकता है अपनी रिकवरी के लिए। ए ने बी को दे दिया तो बी के पास भी सेम राइट्स होते हैं। अब जब एंडोर्स करेगा जेड तो क्या लिखेगा? पे टू ए, और जेड अपने सिग्नेचर कर देगा। लेकिन लायबिलिटी जेड की खत्म नहीं होती है जब तक कि इस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट ना हो जाए इसके होल्डर को। जेड एक समझदारी दिखलाता है, जेड लिखता है पे टू ए सेंस रिकॉर्ड। सेंस रिकॉर्ड जेड लिखता है, ए पूछता है कि ये सेंस रिकॉर्ड क्या है। ए को शायद अकल नहीं है कि सेंस रिकॉर्ड का मतलब क्या है, तो जेड बताता है अरे कुछ नहीं है, ऐसी इंग्लिश का एक वर्ड है। जबकि इस वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर ये कभी भी डिसऑनर हुआ
तो मैं लायबिल नहीं हूं। यानी कि जब भी एंडोर्सर अपने आप को लायबिलिटी से फ्री कर देता है और इस तरह के वर्ड लिखता है, सेंस रिकोर्स विदाउट रिकोर्स टू मी एट द रिस्क ऑफ ए, यानी कि मेरा कोई रिस्क नहीं है, इस तरह के कुछ भी वर्ड लिख देता है। सेंस रिकोर्स वर्ड पहचानना मुश्किल है, इसलिए जेड सेंस रिकोर्स लिखेगा। लेकिन अगर जेडी लिखता है कि पे टू ए एट द रिस्क ऑफ ए, तो यहां ए पहचान सकता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और जेड तो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो रहा है, तो हो सकता है आनाकानी भी कर दे। लेकिन सेंस रिकोर्स एक ऐसा वर्ड है कि आम आदमी को नहीं पता होता है, तो उस केस में अगर जेड ये समझदारी दिखलाता है तो इसका जो टेक्निकल मतलब होता है, लीगल मतलब ये होता है कि अगर ये डिसऑनर होता है, यानी कि ए जब पेमेंट लेने जाएगा वाई से, अगर नहीं हुआ तो ए जेड पर मुकदमा नहीं कर सकता, वाई पे एक्स पर करेगा या वाई पे करेगा। अगर ए ने इसे मार्केट में बी को चला दिया तो बी के पास भी वही राइट है कि बी ए पर कर सकता है, लेकिन जेड पर नहीं कर सकता, एक्स पर या वाई पर कर सकता है। तो दिस इज द इंप्लीकेशन ऑफ द वर्ड सेंस रिकोर्स। ये सेंस रिकोर्स वर्ड का जो है एप्लीकेशन है। एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या होता है? कोई भी कंडीशन अटैच करना। एन एंडोर्समेंट इज सेड टू बी ए कंडीशनल एंडोर्समेंट इफ इट लिमिट्स और नेगेटिव द लायबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर। एंड कंडीशनल एंडोर्समेंट वो होता है जो किसी भी तरीके से एंडोर्सर की लायबिलिटी को लिमिट करता है या उसमें कमी लाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है सेंस रिकोर्स। An endorsement is said to be sense recourse endorsement if the endorser endorses the instrument in such a way that he relieves himself from the liability to all subsequent endorser। जैसे एग्जाम्पल पे बी और ऑर्डर सेंस रिकोर्स, इसका मतलब ये है कि बी को पेमेंट करो, लेकिन जिसने भी बी को एंडोर्स किया होगा, यानी कि उससे पहले की पार्टी अगर मैं ए मानता हूं तो ए की लायबिलिटी नहीं रहेगी। पे बी और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी, ये भी बात वही है, और पे बी और ऑर्डर एट हिज ओन रिस्क, इसका भी मतलब वही है। तो सेंस रिकोर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा ये केस स्टडी में, जब मैं आगे केस स्टडी कराना स्टार्ट करूंगा, और पेपर में भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सेंस रिकोर्स से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन एंडोर्समेंट में जो जिक्र आता है वो आता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का। इसमें क्या है, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में एंडोर्सर अपनी लायबिलिटी से नहीं बचता, बल्कि लायबिलिटी के साथ उसका एक राइट भी होता है, जो अभी तक मैंने नहीं बताया है आपको, कि जो हम ये पढ़ते हैं कि बी जो है, अगर बी के हाथ में मान लिया जाए कि बी के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो रहा है और वो किसी भी प्रायर पार्टी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, तो एक लायबिलिटी भी बी के ऊपर अटैच्ड है कि बी जिस प्रायर पार्टी को वो लायबिल बनाना चाहती होगी उसे नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि बिना जानकारी के, ए को पता भी नहीं है कि ये डिसऑनर हो गया है, जेड को पता भी नहीं है कि जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है, और आप मुकदमा कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? नोटिस ऑफ डिसऑनर देंगे, उसके बाद ही आपके पास राइट आएगा कि आप मुकदमा करके उससे रिकवर कर सकते हैं। तो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जेड ने सपोज कीजिए कि ए को एंडोर्स किया और फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में कुछ वर्ड लिख के उसमें लिख दिया नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। इसका मतलब ये होता है कि मैं अपना राइट छोड़ता हूं, मुझे बिना नोटिस ऑफ डिसऑनर दिए हुए भी आप मेरे से पैसे की डिमांड कर सकते हैं। जब भी कोई राइट छोड़ा जाता है एंडोर्सर के द्वारा तो उसे कहा जाता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव का। तो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, एन एंडोर्समेंट इज सेड टू बी ए फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट इफ द एंडोर्सर एंडोर्सेस द इंस्ट्रूमेंट इन सच ए वे दैट ही वेव्ड सम राइट टू विच ही इज एंटाइटल्ड। तो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट एक ऐसा एंडोर्समेंट है जहां पर एंडोर्सर एंडोर्स करता है इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से कि वो एक अपना राइट को छोड़ता है, जैसे पे बी और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। नोटिस ऑफ डिसऑनर
उसने वेव कर दिया, यानी कि मुझे लायबिल बनाने के लिए आपको मुझे नोटिस भी भेजने की जरूरत नहीं है। सेंस फेरिस, सेंस फेरिस का मतलब क्या होता है? जैसा आपने अकाउंट में खूब किया होगा कि एक ड्रॉअर ड्रॉई के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है और वो ड्यू डेट पर डिसऑनर हो जाता है, उसके बाद जो ड्रॉअर है दोबारा से एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा। जब भी डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेज नाम सुना है आपने? जल्दी से बताइए, नोटिंग चार्जेज नाम सुना है आपने? यहां पर भी मैं थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा कि नोटिंग चार्जेज क्या होते हैं, लेकिन आपने नाम सुना है नोटिंग चार्जेज। तो जब भी डिसऑनर होता है तो जो भी होल्डर होता है उसे नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि फिलहाल तो उसके पास है, लेकिन वो प्रायर पार्टी से ना केवल इंस्ट्रूमेंट में लिखी गई अमाउंट बल्कि जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे नोटिंग चार्जेस देने पड़ जाते हैं डिसऑनर के केस में। जैसे अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो उसमें डिसऑनर चार्जेस लग जाते हैं, तो ऐसी बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए तो नोटिंग चार्जेस लगते हैं, फिलहाल उस पार्टी को देने पड़ते हैं जिसके पास भी वो होगा। लेकिन रूल ये है कि आप अपनी प्रायर पार्टी से वो नोटिंग चार्जेस भी रिकवर कर सकते हैं। तो सेंस फेरिस एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि मैं केवल इंस्ट्रूमेंट में लिखी गई अमाउंट के लिए लायबिल रहूंगा, लेकिन अगर कोई इसके अलावा कोई चार्जेस देने पड़ गए होल्डर को तो मैं उसके लिए लायबिल नहीं हूं। यानी कि चार्जेस से जब एंडोर्सर अपना पीछा छुड़ाना चाहता है तो वो सेंस फेरिस एंडोर्समेंट का इस्तेमाल करता है। तो पढ़ते हैं इसे। An endorsement is said to be sans feris endorsement if the endorser endorses the instrument in such a way that no expenses should be incurred on account of the bill। तो sans feris endorsement वो एंडोर्समेंट होता है जहां पर एंडोर्सर इस तरीके से एंडोर्स करता है कि मैं किसी एक्सपेंसेस के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। लैंग्वेज पे और बी और द ऑर्डर sans feris, बस यही लिख दिया जाएगा, ये टेक्निकल वर्ड हो गया। या आप सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस की गारंटी, एक्सपेंसेस की लायबिलिटी मेरी नहीं होगी, जिससे वो सभी को समझ में आ जाती है वो लैंग्वेज। तो वो वर्ड भी इस्तेमाल, वो लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंडीशनल एंडोर्समेंट में नेक्स्ट कैटेगरी है कंटिंजेंसी बेस्ड एंडोर्समेंट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कंटिंजेंसी बेस्ड एंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि एंडोर्सर अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी लायबिलिटी को किसी कंडीशन के आधार पर डिपेंड कर रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस कंडीशन हो सकती है, एंडोर्समेंट कंडीशन हो सकता है, लेकिन शुरुआत में जब भी आप किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिख रहे हैं वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए। तो अगर एंडोर्सर पेमेंट तो करना चाहता है अगर डिसऑनर हो जाए, लेकिन अपनी लायबिलिटी को किसी भी कंडीशन के ऊपर वो अटैच कर रहा है, किसी भी कंडीशन के साथ जोड़ रहा है, तो उसे कहा जाता है कंडीशनल बेस्ड एंडोर्समेंट, कंटिंजेंसी बेस्ड एंडोर्समेंट। तो एक बार रीड कर लीजिएगा। एन एंडोर्समेंट इज सेड टू बी कंटिंजेंसी बेस्ड एंडोर्समेंट इफ द एंडोर्सर endorses the instrument in such a way that his liability depends upon the happening of an event which may or may not happen, जैसा कि पे बी और ऑर्डर ऑन हिज मैरिज विद सी। यानी कि जो भी पार्टी एंडोर्स कर रही है बी को, वो ये कह रही है कि पेमेंट तभी होना चाहिए इसका जब इसकी शादी सी से हो जाए। तो ये कंडीशनल बेस्ड एंडोर्समेंट है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो एक बार ट्राई कीजिए और आप बताइए कि कौन सा एंडोर्समेंट आप मानेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने और आपको तय करना है कि कौन सा एंडोर्समेंट है। 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, करा दूंगा ऐसे कि कौन सा ये एंडोर्समेंट है। सभी बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन, मैं अब इसे चेक कराता हूं। बी साइंस द फॉलोइंग एंडोर्समेंट ऑन डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर। नेम द टाइप ऑफ एंडोर्समेंट इट इज। ऑल्सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग एंडोर्समेंट आर वैलिड और इनवैलिड। नो अदर वर्ड्स एक्सेप्ट बीज सिग्नेचर। तो ये कौन सा एंडोर्समेंट है?
ये है जनरल एंडोर्समेंट या इसे कहा जा सकता है ब्लैंक एंडोर्समेंट। फिर है बी, सेकंड केसेज है पे सी। तो बी के सिग्नेचर जरूर होंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बिना सिग्नेचर के तो एंडोर्समेंट वैलिड होगा ही नहीं। तो पे सी ये है फुल एंडोर्समेंट, पे सी और ऑर्डर ये भी फुल एंडोर्समेंट है। नेक्स्ट पार्ट है पे सी ओनली, पे सी ओनली ये रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है, ये रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है। पे सी और द ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी, जल्दी से बताइए पे सी और ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी। तो एक नई चीज आ गई, इस तरह के एग्जाम्पल मैंने ऊपर नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि जो टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट ऊपर दिए हुए हैं उनमें से कौन सा वाला एंडोर्समेंट है पे सी और द ऑर्डर फॉर द अकाउंट ऑफ बी। ये भी फुल एंडोर्समेंट ही रहेगा, केवल इतना बताया जा रहा है कि सी को पेमेंट कीजिए फॉर द अकाउंट ऑफ बी, मतलब बी के बिहाफ पर, मतलब बी को पेमेंट करना है तो बी को पेमेंट करने की जगह सी को पेमेंट कर दीजिए, तो भी ये मान लिया जाएगा कि बी को पेमेंट हो गया है। तो ये भी फुल एंडोर्समेंट है। नेक्स्ट है पे सी और ऑर्डर 500 आउट ऑफ 1000 रुपीज, ये पार्शियल एंडोर्समेंट है लेकिन ये इनवैलिड भी है साथ के साथ में। नेक्स्ट पार्ट है पे सी और ऑर्डर बीइंग द अनपेड रेसिड्यू ऑफ द बिल, तो ये पार्शियल एंडोर्समेंट है लेकिन ये वैलिड है। नेक्स्ट है पे सी और ऑर्डर ऑन सेफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, पे सी और ऑर्डर ऑन सेफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, ये कंडीशनल एंडोर्समेंट में कंटिंजेंसी एंडोर्समेंट है, कंडीशन लगा दी है कि जब गुड्स रिसीव हो जाए उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, तो कंडीशनल में कंटिंजेंसी बेस्ड है। पे सी सेंस रिकोर्स कंडीशनल है, सेंस रिकोर्स ही है। पे सी सेंस फेरिस कंडीशनल है, सेंस फेरिस ही है। पे सी नोटिस ऑफ डिसऑनर डिस्पेंस्ड विद, तो कंडीशनल में ये फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट की कैटेगरी में पड़ेगा। तो जल्दी से बताइए कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइएगा कि ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। सभी बच्चों को ये क्लियर है? कोई डाउट परेशानी हो तो बता दीजिए, किसी भी तरह का कोई डाउट या परेशानी हो तो बता दीजिए। कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, सभी बच्चों से मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी डाउट हो परेशानी हो तो बता दीजिए। नहीं है तो अभी आगे भी मैं पढ़ा सकता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए। नेगोशिएशन बैक भी रह रहा है या आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है? कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, थ्योरी का पेपर वैसे है, तो मुझे अपनी सहमति दे दीजिए, कंसेंट दे दीजिए कि आगे भी जारी रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं। इतना ही सफिशिएंट है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।